हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है एमजेपीआर यूनिवर्सिटी में एंटरप्रेन्योरशिप और डेवलपमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट का। तो इससे पहले भी मैं कई क्वेश्चन पेपरों का जो है सॉल्यूशन डाल चुका हूं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप लोग पूरी प्लेलिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी सब्जेक्ट रह जाते हैं उनकी आप लोगों को जो है आने वाले समय में वो भी वीडियोज़ उनकी मिल जाएंगी। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आप लोग जो है क्वेश्चन पेपर चाहते हैं ये, तो उसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। जो भी पीडीएफ होती है हमारे पास वो सब मैं टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड करता हूँ, तो उसकी लिंक आप लोगों को चैनल में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जा करके ज्वाइन हो सकते हैं। फिर उसके बाद देख लेते हैं पेपर कोड। पेपर कोड इसका आ जाता है सबसे पहले, इसमें बताया गया है 16,149, ठीक है। और शॉर्ट में इसको कह सकते हैं AG 149। और ये बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का है। एग्जामिनेशन 2024-25 का है और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट का है। और ये जो है ये क्वेश्चन पेपर जो है 50 नंबर का है, ठीक है, 50 मार्क का है। और इसमें सेक्शन ए शुरू हो जाता है, लॉन्ग आंसर टाइप। इसमें जो है निम्नलिखित 5 प्रश्नों के में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है 10 अंक का है। और अधिकतम शब्द सीमा जो है 350 शब्दों में लिखनी है, ठीक है। 350 शब्दों में आप लोगों को इसका उत्तर जो है लिखना है। फिर सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें बताया गया है कि निम्नलिखित 7 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है 150 शब्दों से अधिक ना हो। और उसके बाद आ जाता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आ जाता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आप लोगों को 5 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसका प्रत्येक प्रश्न का जो है 1 अंक है और आप लोगों को जो है 50 शब्दों से अधिक नहीं लिखना है। फिर उसके बाद चलते हैं सेक्शन ए सॉल्यूशन में। तो इसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि उद्यमित से आप क्या समझते हैं। उद्यमशीलता प्रक्रिया के सोपानों की चर्चा कीजिए। तो इसमें क्या बताया गया है कि उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप केवल एक नया व्यवसाय शुरू करना नहीं, बल्कि यह अवसरों को पहचानने, जोखिम उठाने और नवाचार इनोवेशन के माध्यम से मूल्य सृजन करने की एक गतिशील प्रक्रिया है। और यह एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो नए विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए संसाधनों को संगठित करता है और अनिश्चितताओं का सामना करता है। फिर उसके बाद आ जाता है कि सरल शब्दों में क्या कह सकते हैं इसको हम। सरल शब्दों में हम उद्यमिता नए संगठनों को शुरू करने की क्षमता और तत्पश्चात इसमें सॉरी दोस्तों, यहाँ पर लिखा है तत्परता, ठीक है, तत्परता है जिसमें लाभ कमाने और उसके उद्देश्य से जोखिम और अनिश्चितताएं शामिल होती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट। इसमें बताया गया है कि उद्यमशीलता प्रक्रिया के सोपान। तो इसके क्या सोपान हैं। तो उद्यमिता एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो कई चरणों से होकर गुजरती है, ठीक है, जिसमें आ जाता है अवसर, पहचान, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि यह पहला चरण है जहां उद्यमी बाजार की समस्याओं ग्राहकों की ज़रूरतों या तकनीकी परिवर्तनों का विश्लेषण करके एक नए विचार की खोज करता है। यहाँ क्या कमी है और मैं इसे कैसे सुधार सकता हूँ जैसे प्रश्नों पर ध्यान दिया जाता है। फिर उसके बाद बताया गया है कि अवधारणा का विकास कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में बताया गया है कि विचार मिलने के बाद उद्यमी उसे एक विस्तृत व्यावसायिक योजना बिजनेस प्लान में बदलता है। इसमें उत्पाद की विशेषताओं, लक्षित बाजार, टारगेट ऑडियंस और प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण किया जाता है। फिर इसमें बताया गया है कि संसाधनों का निर्धारण, डिटरमाइनिंग रिक्वायर्ड रिसोर्सेस। इसमें क्या बताया गया है कि इस चरण में उद्यमी उन संसाधनों की पहचान करता है जो व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक है। इसमें मुख्य रूप से 4 चीज़ें शामिल हैं। कौन सी 4 चीज़ें शामिल हैं, जिसमें आ जाती है पूंजी, फाइनेंस, रिसोर्सेस और मानव संसाधन, टीम या लेबर। फिर तीसरा आ जाता है कच्चा माल और तकनीकी, फिजिकल टेक्निक रिसोर्सेस। और चौथे पॉइंट में बताया गया है कि उद्यम की स्थापना, स्टार्टिंग द एंटरप्राइज। इसमें बताया गया है कि एक बार संसाधन जुट जाने के बाद उद्यमी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करता है और वास्तविक परिचालन शुरू करता है। इसे लॉन्च चरण भी कहा जाता है, जहां विचार पहली बार बाजार में उतरता है। फिर उसके बाद 5वें पॉइंट में बताया गया है कि प्रबंधन और विकास में
मैनेजिंग एंड ग्रोथ में क्या बताया गया है कि व्यवसाय शुरू होने के बाद मुख्य ध्यान दैनिक संचालन, विपणन, मार्केटिंग और गुणवत्ता नियंत्रण पर होता है। उद्यमी अपनी रणनीतियों को बाजार की प्रतिक्रिया के अनुसार बदलता है ताकि व्यवसाय का विस्तार हो सके। और प्रतिफल और कटाई, हार्वेस्टिंग, इसमें क्या बताया गया है कि यह अंतिम चरण है जहां उद्यमी अपने निवेश पर प्रतिफल रिटर्न्स प्राप्त करता है। इसमें व्यवसाय को बड़ा बनाना, शेयर बाजार में जाना या उसे किसी बड़ी कंपनी को बेचना शामिल हो सकता है। फिर इसके बाद बताया गया है निष्कर्ष में क्या बताया गया है कि उद्यमिता एक निरंतर चलने वाली यात्रा है जो नवाचार से शुरू होकर निरंतर विकास पर समाप्त होती है। यह न केवल व्यक्तिगत विकास का संसाधन है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि स्वाद विश्लेषण का वर्णन कीजिए। स्वाद विश्लेषण के विभिन्न तत्व कौन कौन से हैं। इसमें क्या बताया गया है कि SWOT विश्लेषण किसी भी व्यवसाय, संगठन या व्यक्ति की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। इसका उपयोग रणनीतिक योजना बनाने और भविष्य के निर्णय लेने के लिए किया जाता है। उसके बाद बताया गया कि सरल शब्दों में शॉर्ट विश्लेषण आपको यह समझने में मदद करता है कि आपके पास क्या खूबियां हैं और आपको किन क्षेत्रों में सुधार करने या बाहरी खतरों से बचने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद आ जाता है SWOT विश्लेषण के 4 मुख्य तत्व कौन से हैं। SWOT 4 अंग्रेजी शब्दों से संक्षिप्त रूप है। S का मतलब है स्ट्रेंथ, शक्तियां, और W का मतलब है वीकनेस, कमजोरियां, और O का मतलब है अपॉर्चुनिटीज, अवसर, और T का मतलब है थ्रेट्स, खतरे। फिर इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, आंतरिक कारक और बाहरी कारक, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल, जिसमें शक्तियां, स्ट्रेंथ, आंतरिक, इसमें क्या बताया गया है कि ये वे सकारात्मक विशेषताएं या क्षमताएं हैं जो आपके संगठन के नियंत्रण में हैं और आपको दूसरों से बेहतर बनाती हैं। फिर इसके उदाहरण में आ जाता है कि कुशल कर्मचारी, मजबूत ब्रांड वैल्यू, वित्तीय संसाधन या कोई विशेष तकनीक। फिर प्रश्न में बताया गया है कि हम सबसे अच्छा क्या करते हैं, हमारे पास कौन से अद्वितीय संसाधन हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कमजोरियां, वीकनेस। इसमें क्या बताया गया है, आंतरिक, तो इसमें बताया गया है कि ये वे क्षेत्र हैं जहां सुधार की आवश्यकता है। ये कारक आपको अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में पीछे छोड़ सकते हैं। और उदाहरण में आ जाता है फंड की कमी, पुराना बुनियादी ढांचा, प्रशिक्षित स्टाफ की कमी या खराब मार्केटिंग। और प्रश्न में आ जाता है प्रश्न, हमारे ग्राहक किस बात की शिकायत करते हैं, हम कहाँ पिछड़ रहे हैं। फिर अवसर में आ जाता है, अपॉर्चुनिटी में आ जाता है बाहरी, ये बाहरी वातावरण में मौजूद वे सकारात्मक स्थितियां हैं जिनका लाभ उठाकर कोई संगठन विकास कर सकता है। और उदाहरण में बताया गया है कि बाजार में नई मांग, सरकारी नीतियों में बदलाव, तकनीक में प्रगति या प्रतिस्पर्धा की विफलता है। जिसमें आ जाता है प्रश्न में पूछा गया है कि बाजार में कौन से नए ट्रेड आ रहे हैं, हम अपनी शक्तियों को अवसरों में कैसे बदल सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों अगला पॉइंट, इसमें पूछा गया है कि खतरे, थ्रेट्स, बाहरी। इसमें क्या बताया गया है कि वे बाहरी कारक हैं जो आपके व्यवसाय या परियोजना के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं, इन पर आपका सीधा नियंत्रण नहीं होता है। फिर उदाहरण में बताया गया है कि नए प्रतिस्पर्धियों का आना, कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताएं या आर्थिक मंदी। फिर इसमें बताया गया प्रश्न में बताया गया है कि हमारे प्रतिस्पर्धी क्या कर रहे हैं और कौन सी बाहरी बाधाएं हमारे लक्ष्य को नुकसान पहुंचा सकती है। निष्कर्ष में बताया गया है कि शॉर्ट विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य अपनी शक्तियों को अवसरों के साथ जोड़ना और अपनी कमजोरियों व खतरों को कम करना है। यह न केवल बड़ी कंपनियों के लिए बल्कि व्यक्तिगत विकास और करियर योजना के लिए भी अत्यंत प्रभावी है। फिर बताया गया है कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या है और इसके प्रकार के उद्देश्यों को लिखिए। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, इसमें बताया गया है कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, EDP, एक ऐसा संरचित प्रयास है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों में उद्यमशीलता की भावना को जगाना और उन्हें नया व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान और प्रशिक्षण प्रदान करना है। फिर बताया गया है कि सरल शब्दों में यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए एक गाइड की तरह काम करता है जो खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनके पास संसाधनों या जानकारी की कमी है।
फिर उसके बाद आ जाता है उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रकार, टाइप्स ऑफ ईडीपी। इसमें क्या बताया गया है कि ईडीपी को लक्षित समूहों और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। कैसे विभाजित किया जा सकता है? जैसे नवागत उद्यमियों के लिए फॉर न्यू एंटरप्रेन्योरशिप, यह उन व्यक्तियों के लिए है जिनके पास कोई व्यवसायिक अनुभव नहीं है। इसमें बुनियादी कौशल और व्यवसाय चयन की जानकारी दी जाती है। फिर बताया गया है कि मौजूदा उद्यमियों के लिए फॉर एक्साइटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, यह उन लोगों के लिए है जो पहले से ही व्यवसाय कर रहे हैं लेकिन अपने कौशल को अपग्रेड करना या व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं। फिर बताया गया है कि विशिष्ट समूहों के लिए फॉर स्पेसिफिक ग्रुप्स, कुछ कार्यक्रम विशेष रूप से महिलाओं, शिक्षित, बेरोजगार युवाओं या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए डिजाइन किए जाते हैं ताकि उन्हें मुख्यधारा में लाया जा सके। फिर उसके बाद बताया गया है कि तकनीक ईडीपी यह उन लोगों के लिए है जो किसी विशेष तकनीकी क्षेत्र जैसे आईटी इंजीनियरिंग में अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। फिर बताया गया ईडीपी के मुख्य उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडीपी। इसमें क्या बताया गया है कि ईडीपी का प्राथमिक लक्ष्य केवल व्यवसाय शुरू करना नहीं बल्कि एक सफल उद्यमी मानसिकता तैयार करना है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते हैं। कौन से? उद्यमशीलता के गुणों का विकास, जैसे व्यक्तियों में जोखिम लेने की क्षमता, आत्मविश्वास और नेतृत्व जैसे गुणों को विकसित करना। फिर परियोजना चयन में सहायता, इसमें बताया गया है कि संभावित उद्यमों को व्यवहार्य वाइबल व्यावसायिक अवसरों और परियोजनाओं की पहचान करने में मदद करना। फिर बताया गया है कि सरकारी योजनाओं की जानकारी, इसमें है कि उद्यमियों को उपलब्ध विभिन्न सब्सिडी, ऋण सुविधाओं और सरकारी प्रोत्साहन के बारे में शिक्षित करना। फिर आ जाता है प्रबंधन और कौशल सीखना। इसमें क्या बताया गया है कि व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपणन, मार्केटिंग, वित्त और मानव संसाधन प्रबंधन का प्रशिक्षण देना। फिर आ जाता है क्षेत्रीय विकास। क्षेत्रीय विकास में क्या बताया गया है कि छोटे और माध्यम उद्योगों को बढ़ावा देकर संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना और बेरोजगारी को कम करना। फिर बताया गया है कि कानूनी औपचारिकताओं का ज्ञान, लाइसेंसिंग, पंजीकरण और कर टैक्स संबंधी नियमों से अवगत करना। फिर निष्कर्ष में आ जाता है ईडीपी आर्थिक विकास का एक सशक्त माध्यम है। यह न केवल स्वरोजगार को बढ़ावा देता है और बल्कि देश की जीडीपी में भी योगदान देने वाले कुशल उद्यमियों की एक नई पीढ़ी तैयार करता है। फिर उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि व्यावसायिक संचार को परिभाषित कीजिए और इसके उद्देश्यों एवं महत्व को लिखिए। इसमें क्या बताया गया है कि व्यावसायिक संचार, बिजनेस कम्युनिकेशन, किसी भी संगठन की रीढ़ होती है। यह केवल सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं बल्कि व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक रणनीतिक साधन है। फिर बताया गया है कि व्यावसायिक संचार की परिभाषा, डिफिनेशन सरल शब्दों में यह है कि व्यावसायिक संचार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी संगठन के भीतर और बाहर व्यावसायिक गतिविधियों को संपन्न करने के लिए सूचनाओं, विचारों और संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। फिर आ जाता है प्रसिद्ध विद्वान स्टॉक के अनुसार, बताया गया है कि इसकी परिभाषा में प्रसिद्ध विद्वान स्टॉक के अनुसार क्या बताया गया है, इसकी परिभाषा क्या दी गई है कि व्यावसायिक संचार का अर्थ संगठन के भीतर व्यक्तियों के बीच सूचनाओं और समझ को साझा करने की प्रक्रिया। फिर व्यावसायिक संचार मुख्य उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स, व्यावसायिक संचार का प्राथमिक लक्ष्य संगठन की कार्यक्षमता को बढ़ाना है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सूचना का प्रसार, कर्मचारियों और हितधारकों को नीतियों, नियमों और परिवर्तनों के बारे में सटीक जानकारी देना। फिर बताया गया योजना बनाने में क्या बताया गया कि प्रबंधन को प्रभावी निर्णय लेने और भविष्य की योजनाएं तैयार करने के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करना। फिर बताया गया है कि समन्वय स्थापित करना। इसमें बताया गया है कि विभिन्न विभागों जैसे मार्केटिंग, सेल्स और फाइनेंस के बीच तालमेल बिठाना ताकि सब एक ही लक्ष्य के लिए काम करें। फिर बताया गया है कि कर्मचारियों को प्रेरित करना, जिसमें आ जाता है उचित फीडबैक और प्रोत्साहन के माध्यम से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना। फिर बताया गया है प्रतिपुष्टि, फीडबैक प्राप्त करना। इसमें क्या बताया गया है कि यह जानना कि कर्मचारियों और ग्राहक व्यवसाय के बारे में क्या सोचते हैं। फिर बताया गया है कि व्यावसायिक संचार का महत्व, इम्पोर्टेंस। आज के प्रतिस्पर्धी युग में संचार के बिना व्यवसाय का संचालन असंभव है। इसका महत्व इन बिंदुओं से समझा जा सकता है। किन बिंदुओं से? कुशल प्रबंधन। इसमें बताया गया है कि एक अच्छा प्रबंधक वही है जो अपनी बात स्पष्टता से कह सके। प्रभावी संचार से कार्यों का आवंटन और पर्यवेक्षण आसान हो जाता है। फिर बताया गया है कि निर्णय लेने में सहायक। इसमें कैसे हो सकता है कि सही समय पर सही जानकारी मिलने से प्रबंधन जोखिम का मूल्यांकन कर
बेहतर निर्णय ले पाता है। फिर उसके बाद बताया गया है कि सकारात्मक संबंध। इसमें कैसा है कि यह ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और निवेशकों के साथ विश्वास और दीर्घकालिक संबंध बनाने में मदद करता है। फिर बताया गया है कि भ्रम और संघर्ष में कमी। इसमें बताया गया है कि स्पष्ट संचार से कार्यस्थल पर गलत फहमियां दूर होती हैं, जिससे विवाद कम होते हैं और काम का माहौल अच्छा रहता है। फिर नवाचार, इनोवेशन में क्या बताया गया है, जब कर्मचारी अपने विचार साझा करने के लिए स्वतंत्र होते हैं तो नए और रचनात्मक सुझाव सामने आते हैं जो व्यवसाय की वृद्धि में सहायक होते हैं। फिर आ जाता है निष्कर्ष सापेक्ष में व्यावसायिक संचार वह इंजन है जो किसी कंपनी को प्रगति के पथ पर चलाता है। यह न केवल आंतरिक प्रबंधन को मजबूत करता है बल्कि बाजार में कंपनी की साख, ब्रांड इमेज को भी बेहतर बनाता है। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बताया गया है कि सरकारी आर्थिक सुधार से क्या आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताएं और कृषि व्यवसाय पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। फिर इसके बाद बताया गया है कि भारत में सरकारी आर्थिक सुधारों, गवर्नमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। फिर इसमें बताया गया है कि भारत में सरकारी आर्थिक सुधारों का मुख्य संदर्भ 1991 की नई आर्थिक नीति नेप से है, जिसने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी के द्वारा खोले। इन सुधारों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी, कुशल और वैश्विक बाजार से जोड़ना था। फिर उसके बाद बताया गया है कि सरकारी आर्थिक सुधार एक संक्षिप्त परिचय। इसमें क्या बताया गया है कि आर्थिक सुधारों का अर्थ है उन नीतियों में बदलाव जो बाजार की बाधाओं को हटाते हैं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। इसके मुख्य स्तंभ निम्नलिखित हैं, जिसमें आ जाता है उदारीकरण। इसमें क्या बताया गया है कि लाइसेंस राज और अनावश्यक सरकारी नियंत्रण को समाप्त करना। और निजीकरण में आ जाता है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निजी स्वामित्व को बढ़ावा देना। फिर आ जाता है वैश्वीकरण में आ जाता है घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के स्थान पर एकीकृत करना। फिर उसके बाद आ जाता है कृषि व्यवसाय पर प्रभाव। ठीक है, एग्री इंटरप्राइजेस। इसमें क्या बताया गया है कि आर्थिक सुधारों ने कृषि को केवल जीवन निर्वाह के साधन से बदलकर एक व्यवसाय एंटरप्राइज के रूप में विकसित होने के अवसर प्रदान किए। इसके प्रभाव को हम दो पहलुओं में देख सकते हैं, जिसमें पहला आ जाता है सकारात्मक प्रभाव, जिसमें आ जाता है पहला नई तकनीक और निवेश। इसमें बताया गया है कि सुधारों के बाद कृषि क्षेत्र के निजी निवेश बढ़ा, आधुनिक बीज, ड्रिप सिंचाई और उन्नत कृषि यंत्रों तक किसानों की बहुत पहुंच आसान हुई। फिर उसके बाद आ जाता है खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग। इसमें क्या बताया गया है कि एफडीआई के नियमों में ढील मिलने से फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बढ़ी और इससे कृषि उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ी और मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन हुआ। फिर उसके बाद बताया गया निर्यात अवसर में क्या बताया गया कि वैश्वीकरण के कारण बासमती चावल, मसालों और जैविक उत्पादनों के लिए आंतरिक बाजार खुल गए और इससे कृषि निर्यातकों की आय में वृद्धि हुई। फिर उसके बाद आ जाता है आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। इसमें क्या बताया गया है कि निजी कंपनियों के आने से कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की सुविधाओं में सुधार हुआ, जिससे फसल के बाद होने वाले नुकसान, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में कमी आई। फिर उसके बाद आ जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट आप लोग देख सकते हैं और इसके बारे में आप लोग चाहे तो बाद में पढ़ सकते हैं। ठीक है, नकारात्मक प्रभाव और चुनौतियां। इसमें क्या बताया गया कि सब्सिडी में कटौती। इसमें आ जाता है कि विश्व व्यापार संगठन WTO के दबाव और राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए उर्वरक और बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी से कमी की गई, जिससे छोटे कृषि उद्यमियों की लागत बढ़ जाती है। आप चाहे तो इस चित्र को बना सकते हैं एग्जाम में, चाहे तो ना बनाएं। बना देते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, नंबर आपके बढ़ जाएंगे और अगर नहीं बनाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उतना तो आप इतना तो इसमें जो है शब्द इनमें इतने हैं। ठीक है, इतने में आराम से हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है आंतरिक कीमतों में उतार चढ़ाव का सीधा असर स्थानीय किसानों पर पड़ने लगता है। फिर आ जाता है पूंजी केंद्रित खेती। आर्थिक सुधारों का अधिक लाभ उन कृषि व्यवसायों को मिला जिनके पास बड़ी पूंजी थी, जबकि सीमांत किसान प्रतिस्पर्धा में पीछे छूट गए। फिर उसके बाद आ जाता है
सरकारी आर्थिक सुधारों ने कृषि को एक औद्योगिक स्वरूप देने की नींव रखी है। यदि हम डिजिटल कृषि इनाम जैसे आधुनिक सुधारों को सही से लागू करें तो भारत का कृषि व्यवसाय वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को 150 शब्द लिखने हैं। आ जाता है पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निगरानी को परिभाषित कीजिए और कृषि व्यवसाय में निगरानी महत्व को लिखिए। और इसमें बताया गया है कि निगरानी कृषि व्यवसाय का एक अनिवार्य हिस्सा है जो खेत से लेकर बाजार तक की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद करती है। फिर आ जाती है निगरानी की परिभाषा डेफिनेशन। इसमें क्या बताया गया है कि कृषि के संदर्भ में निगरानी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें फसल की वृद्धि, मिट्टी की स्थिति, कीटों के हमले, मौसम के बदलाव और संसाधनों, पानी, खाद, श्रम के उपयोग का नियमित। फिर उसके बाद बताया गया है कि अवलोकन और डेटा संग्रह किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खेती की प्रक्रिया योजना के अनुसार चल रही है या नहीं चल रही है। फिर उसके बाद आ जाता है कृषि व्यवसाय में निगरानी का महत्व। इसमें क्या बताया गया है, कृषि व्यवसाय में निगरानी के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं, जैसे जोखिम प्रबंधन। इसमें बताया गया है कि समय पर निगरानी से कीटों, बीमारियों या सूखे जैसे खतरों का पहले से ही पता चल जाता है, जिससे फसल नुकसान को कम किया जा सकता है। और संसाधन दक्षता में बताया गया है कि इसके माध्यम से पानी और उर्वरकों का सटीक उपयोग सुनिश्चित होता है, जिससे लागत कम होती है और बर्बादी रुकती है। फिर बताया गया है गुणवत्ता नियंत्रण। इसमें क्या बताया गया है कि फसल की गुणवत्ता पर निरंतर नजर रखने से बाजार से बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलती है। फिर उसके बाद आ जाता है डेटा आधारित निर्णय। इसमें क्या बताया गया है कि मिट्टी की नमी और मौसम के आंकड़ों की निगरानी से किसान को यह तय करने में आसानी होती है कि सिंचाई या कटाई कब करनी है। इसमें बताया गया है उत्पादकता में वृद्धि। इसमें बताया गया है कि स्वस्थ फसल और सटीक प्रबंधन अंततः बेहतर पैदावार और अधिक मुनाफे की ओर ले जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि एक नेता क्या है और कृषि व्यवसाय के नेता के कार्य भूमिका को लिखिए। तो इसमें क्या बताया गया है कि नेता और कृषि व्यवसाय में उसकी भूमिका, लीडर कौन है। तो इसके बारे में बताया गया है कि एक नेता वह व्यक्ति होता है जो किसी समूह को एक साझा लक्ष्य, कॉमन गोल पर प्राप्त करने के लिए प्रेरित, प्रभावित और निर्देशित करता है। फिर बताया गया है कि नेतृत्व केवल आदेश देना नहीं बल्कि दूसरों के भीतर उत्साह जगाकर उन्हें सही दिशा में ले जाने की कला है। फिर उसके बाद बताया गया है कि कृषि व्यवसाय में क्या आ जाता है कि एग्री बिजनेस परियोजनाओं में नेता की भूमिका क्या है। इसमें बताया गया है कि एक कृषि व्यवसायिक परियोजना की सफलता काफी हद तक नेतृत्व पर निर्भर करती है। इसकी मुख्य भूमिकाएं निम्नलिखित है। कौन सी है? दृष्टिकोण और योजना, विजन एंड प्लानिंग। इसमें बताया गया है कि नेता परियोजना के लक्ष्यों को निर्धारित करता है और बाजार की मांग के अनुसार रणनीतियां बनाता है। फिर उसके बाद बताया गया है कि संसाधन प्रबंधन, रिसोर्सेस मैनेजमेंट में बताया गया है कि वह भूमि पूंजी, बीज, उर्वरक और मानव श्रम का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करता है। फिर उसके बाद बताया गया है कि निर्णय लेने में बताया गया है कि डिस्कस मेकिंग। इसमें बताया गया है कि मौसम की अनिश्चितता या बाजार में उतार चढ़ाव के सही समय पर ठोस निर्णय लेना एक नेता का दायित्व है। फिर बताया गया टीम का मनोबल बढ़ाना, मोटिवेटिंग द टीम। इसमें बताया गया है कि किसानों और श्रमिकों को नई तकनीकों को अपनाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रेरित करना। फिर बताया गया है कि बाजार समन्वय, मार्केट कोऑर्डिनेशन। इसमें बताया गया है कि बिचौलियों से निपटकर उत्पाद को सही बाजार और सही मूल्य दिलाने में सेतु का कार्य करना। फिर इसके निष्कर्ष में आ जाता है संक्षेप में कृषि व्यवसाय में एक नेता, प्रबंधक और मार्गदर्शक दोनों होता है जो पारंपरिक खेती को व्यवसायिक लाभ में बदलने का साहस रखता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि उद्यमी से आप क्या समझते हैं और उद्यमी विभिन्न विशेषताओं को लिखिए। इसमें क्या बताया गया है कि उद्यमी का अर्थ और उसकी विशेषताएं। तो उसका अर्थ और विशेषता क्या है कि उद्यमी एंटरप्रेन्योर और वह व्यक्ति होता है जो किसी नए व्यवसाय या विचार की शुरुआत करता है और उसमें निवेश करता है और उससे जुड़े जोखिम और रिस्क को उठाने का साहस रखता है। उद्यमी केवल एक बिजनेस मालिक नहीं होता है बल्कि वह एक नवाचारकर्ता, इनोवेटर होता है जो बाजार में नई संभावनाओं को खोजता है। फिर उसके बाद बताया गया है कि उद्यमी
की मुख्य विशेषताएं। उद्यमी की मुख्य विशेषताओं में क्या बताया गया है कि एक फसल उद्यमी में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। इसमें क्या बताया गया है कि जोखिम उठाने की क्षमता, रिस्क टेकिंग। इसमें बताया गया है कि उद्यमी अनिश्चितताओं से नहीं डरता है और लाभ की आशा में वित्तीय व अन्य जोखिम उठाता है। फिर उसके बाद बताया गया है नवाचार में, इनोवेशन में क्या बताया गया है कि वह हमेशा नई तकनीक, नए उत्पादन या काम करने के नए तरीकों की खोज में रहता है। फिर बताया गया है कि नेतृत्व गुण, लीडरशिप। इसमें बताया गया है कि एक उद्यमी अपनी टीम को प्रेरित करता है और उन्हें साझा लक्ष्यों की ओर ले जाता है। फिर बताया गया है कि आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प। इसमें क्या आ जाता है कि चुनौतियों और असफलताओं के बावजूद अपने लक्ष्य पर टिके रहना एक उद्यमी की पहचान है। फिर बताया गया निर्णय लेने की क्षमता। इसमें क्या बताया गया कि सही समय पर सही निर्णय लेना व्यवसाय की सफलता के लिए अनिवार्य है। फिर बताया गया है कि दूरदर्शिता, विजन। इसमें बताया गया है कि वह भविष्य की जरूरतों और बाजार के रुझानों को पहले से भांपने की क्षमता रखता है। फिर उसके बाद बताया गया है कि उद्यमिता विकास हेतु सरकारी संस्थाओं की भूमिका वर्णन कीजिए। फिर उसके बाद बताया गया कि उद्यमिता विकास, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में सरकारी संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये संस्थाएं नए उद्यमियों को संसाधन, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान कर एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम तैयार करती है। फिर बताया गया है कि इनकी मुख्य भूमिकाओं को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है, जिसमें बताया गया कि प्रशिक्षण और कौशल विकास। इसमें आ जाता है NIESBUD और MSME DI जैसी संस्थाएं कार्यशालाओं के माध्यम से तकनीकी और प्रबंधकीय प्रशिक्षण प्रदान करती हैं ताकि नवाचार को बढ़ावा मिल सके। फिर उसके बाद बताया गया है कि वित्तीय सहायता। इसमें क्या बताया गया है कि SIDBI और NSIC जैसी संस्थाएं कम ब्याज दरों पर ऋण, सब्सिडी और वर्किंग कैपिटल उपलब्ध कराती हैं, जिससे शुरुआती पूंजी की समस्या हल होती है। फिर बताया गया है कि नीति निर्धारण और बुनियादी ढांचा। इसमें क्या बताया गया है कि सरकार स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से कर में छूट और बुनियादी ढांचा इंक्यूबेशन सेंटर्स प्रदान करती है। फिर बताया गया है कि विपणन और निर्यात सहायता। इसमें आ जाता है सरकारी संस्थाएं उद्यमियों को प्रदर्शनी और व्यापार मेलों के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाने में मदद करती है। इसके निष्कर्ष में बताया गया है कि सरकारी संस्थाएं न केवल वित्तीय जोखिम को कम करती हैं बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाकर युवाओं को नौकरी मांगने वाले के बजाय नौकरी देने वाला बनाने में मदद करती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि प्रबंधकीय क्षमताओं या निपुणताओं का वर्णन कीजिए। इसमें क्या बताया गया है कि प्रभावी प्रबंधन के लिए एक प्रबंधक में विभिन्न कौशलों का होना आवश्यक है और रॉबर्ट कॉट्ज के अनुसार प्रबंधकीय कौशलों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जिसमें आ जाता है तकनीकी कौशल। तकनीकी कौशल में बताया गया है कि यह किसी विशिष्ट कार्य को करने की क्षमता और ज्ञान है और इसमें मशीनों का संचालन, सॉफ्टवेयर का उपयोग या विशिष्ट प्रक्रियाओं की समझ शामिल होती है। यह कौशल प्रथम स्तरीय प्रबंधकों सुपरवाइजर्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर बताया गया है कि मानवीय या व्यक्तिक कौशल। तो इसमें क्या बताया गया है कि यह लोगों के साथ मिलकर काम करने, उन्हें समझने और प्रेरित करने की क्षमता है। एक अच्छे प्रबंधक को टीम वर्क को बढ़ावा देना और संघर्षों को सुलझाना आना चाहिए। यह कौशल संगठन के सभी स्तरों पर समान रूप से आवश्यक है। फिर बताया गया है वैचारिक कौशल कॉन्सेप्चुअल स्किल में इसमें क्या बताया गया है कि इसमें जटिल स्थितियों का विश्लेषण करने और संगठन को एक पूर्ण इकाई के रूप में देखने की क्षमता शामिल होती है। यह निर्णय लेने और रणनीतिक योजना बनाने के लिए जरूरी है और यह उच्च स्तरीय प्रबंधकों, टॉप मैनेजमेंट के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें कौशल मुख्य ध्यान और प्रबंधकीय स्तर है। इसमें आ जाता है तकनीकी में मुख्य ध्यान में आ जाता है कि कार्य और प्रक्रिया, और प्रबंधकीय स्तर में आ जाता है निम्न स्तर, संबंध और संचार सभी स्तर, विचार और रणनीति उच्च स्तर, ठीक है, वैचारिक। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि कृषि व्यवसाय के उभरते क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। इसमें बताया गया है कि कृषि व्यवसाय अब केवल खेती तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक
आधुनिक और तकनीकी आधारित क्षेत्र बन गया है। इसमें उत्पादन से लेकर वितरण तक की पूरी श्रृंखला शामिल है। कृषि व्यवसाय के प्रमुख उभरते क्षेत्र निम्नलिखित हैं, जैसे ई कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म। ई नाम जैसे प्लेटफॉर्म किसानों को सीधे खरीदारों से जोड़ते हैं, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम हो रही है। फिर उसके बाद आ जाता है सटीक कृषि। सटीक कृषि में क्या बताया गया है, प्रिसिशन फार्मिंग में बताया गया है कि इसमें ड्रोन सेंसर और IoT का उपयोग करके मिट्टी की नमी और फसल स्वास्थ्य की निगरानी की जाती है, जिससे संसाधनों की बचत होती है। फिर खाद्य प्रसंस्करण में फूड प्रोसेसिंग में बताया गया है कि कच्चे माल के मूल्यवर्धन वैल्यू एडिशन पर जोर दिया जा रहा है। जूस, डिब्बाबंद भोजन और जैविक ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है। फिर बताया गया है कि कृषि तकनीकी स्टार्टअप, एग्रीटेच स्टार्टअप्स। इसमें बताया गया है कि नए स्टार्टअप फसल कटाई के बाद के प्रबंधन, कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स के लिए स्मार्ट संसाधन प्रदान कर रहे हैं। फिर बताया गया है कि टिकाऊ और जैविक खेती, पर्यावरण के प्रति जागरूकता के कारण रासायनिक मुक्त खेती और वर्टिकल फार्मिंग जैसे क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। फिर निष्कर्ष में बताया गया है कि ये उभरते क्षेत्र न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक हैं, बल्कि कृषि को एक लाभकारी उद्यम के रूप में व्यवस्थित कर रहे हैं। फिर उसके बाद बताया गया है कि मूल्यांकन और अभिप्रेरण प्रेरणा के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें क्या बताया गया है कि मूल्यांकन, एवोल्यूशन और अभिप्रेरण मोटिवेशन, शिक्षा और प्रबंधन के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, लेकिन इनके उद्देश्य और कार्यप्रणाली पूरी तरह भिन्न है। यह इनके बीच के मुख्य अंतर दिए गए हैं। कौन से? मूल्यांकन और अभिप्रेरण। इसमें अर्थ में आ जाता है, यह किसी व्यक्ति के प्रदर्शन, ज्ञान या कौशल की जांच करने की प्रक्रिया है, और यह एक आंतरिक शक्ति या इच्छा है जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। फिर आ जाता है इसका मुख्य लक्ष्य, प्रगति का मापन करना और सुधार के लिए निर्णय लेना है। फिर इसके मुख्य लक्ष्य व्यक्ति के उत्साह को बढ़ाना है और उसे कार्य के प्रति सक्रिय करना है। फिर उसके बाद बताया गया है कि यह प्रायः कार्य के अंत में या एक निश्चित अंतराल पर किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कार्य शुरू करने से पहले और दौरान आवश्यक है। फिर उसके बाद आ जाता है, यह परिणाम, रिजल्ट पर केंद्रित है। फिर उसके बाद बताया गया है कि यह प्रक्रिया और मनोदशा, ड्राइव पर केंद्रित होता है, और इसमें परीक्षा, सत्कार और ग्रेड जैसे उपकरणों का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद बताया गया है कि इसमें पुरस्कार, प्रशंसा, दंड या प्रोत्साहन का प्रयोग किया जाता है। इसमें आप लोग जब पढ़ेंगे तब इसमें, जैसे इधर ये मूल्यांकन है और इधर ये अभिप्रेरण है, तो इन चीज़ों को आपको लगा करके पढ़ना है, ठीक है। जब लगा करके पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से याद भी होगा, ठीक है, कि किसका क्या है। फिर बताया गया संक्षेप में कि जहाँ मूल्यांकन हमें यह बताता है कि हमने क्या प्राप्त किया है, वहीं अभिप्रेरण वह ईंधन है जो हमें प्राप्त करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। बिना अभिप्रेरण के मूल्यांकन का कोई आधार नहीं होता है, और बिना मूल्यांकन के अभिप्रेरण को सही दिशा नहीं मिलती है। फिर सेक्शन सी आ जाता है। सेक्शन सी में बताया गया है कि शॉर्ट का पूरा नाम लिखो। शॉर्ट का पूरा नाम क्या है, कि शॉर्ट का पूर्ण रूप और संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है, जिसमें आ जाता है SWOT का फुल फॉर्म स्ट्रेंथ शक्ति और वीकनेस कमजोरी, अपॉर्चुनिटी अवसर और थ्रेट्स चुनौतियां हैं। फिर बताया गया है कि यह एक रणनीति नियोजन तकनीक है जिसका उपयोग किसी व्यवसाय या व्यक्ति की आंतरिक क्षमताओं, शक्ति और कमजोरी और बाहरी वातावरण, अवसर और चुनौतियों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, ताकि बेहतर निर्णय लिया जा सके। फिर बताया गया है प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। इसमें क्या बताया गया है, प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी संगठन के लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए कार्य का नियोजन, संगठन, निर्देश और नियंत्रण किया जाता है, और सरल शब्दों में यह अन्य लोगों के से कार्य कराने की कला है। फिर बताया गया है कि प्रसिद्धि विद्वान मैरी पार्कर फोलेट के अनुसार, इसमें बताया गया है प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और फिर यह देखना कि वे उसे सर्वोत्तम और सस्ते तरीके से करें। फिर बताया गया है कि प्रबंधन के मुख्य कार्य, इसमें बताया गया है कि नियोजन, संगठन, निर्देश और नियंत्रण। इसमें नियोजन में आ जाता है कि क्या करना है या पहले से तय करना। फिर संगठन में आ जाता है संसाधनों और कार्यों का व्यवस्थित करना। फिर आ जाता है निर्देशन में आ जाता है कर्मचारियों का मार्गदर्शन और नेतृत्व करना। फिर नियंत्रण में आ जाता है यह सुनिश्चित करना कि कार्य योजना के अनुसार हो रहा है। फिर उसके बाद आ जाता है TQM का पूरा नाम लिखो। TQM का पूरा नाम के बारे में पूछा जा रहा है कि TQM का पूरा नाम क्या है, तो इसका है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, और हिंदी में इसे कुल गुणवत्ता प्रबंधन या संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन
कहा जा सकता है या कहा जाता है। फिर उसके बाद बताया गया है कि यह एक प्रबंधन दृष्टिकोण है जो किसी संगठन के सभी स्तरों पर गुणवत्ता, क्वालिटी और ग्राहक संतुष्टि को सुधारने पर केंद्रित होता है और इसके मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं, जिसमें आ जाता है ग्राहक प्राथमिकता, ग्राहकों की जरूरतों को समझना और पूरा करना, और सतत सुधार, जिसमें आ जाता है प्रक्रियाओं में लगातार बेहतरी लाना, और कर्मचारी भागीदारी में आ जाता है संगठन के हर सदस्य को गुणवत्ता के प्रति जवाबदेह बनाना। फिर उसके बाद आ जाए इसके मुख्य उद्देश्य त्रुटियों को कम करना और उत्पादकता को बढ़ाना। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कृषि उद्यम लगाने हेतु किसानों को प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षण संस्थानों के नाम लिखिए। तो इसमें क्या बताया गया है कि कृषि उद्यम एग्रीकल्चर एंटरप्राइज स्थापित करने के लिए किसानों को प्रशिक्षित करने वाले 2 संस्थान निम्नलिखित हैं। कौन से हैं? राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान में क्या बताया गया है कि यह हैदराबाद में स्थित है और एग्री क्लीनिंग और एग्री बिजनेस सेंटर AC&ABC योजना के माध्यम से किसानों को उद्यमिता का प्रशिक्षण देता है। फिर दूसरा आ जाता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसमें बताया गया है नाबार्ड में। इसमें क्या बताया गया है कि यह संस्थान देश भर में विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किसानों को कौशल विकास और व्यवसाय शुरू करने के लिए तकनीक मार्गदर्शन प्रदान करता है। फिर उसके बाद आ जाता है समस्या समाधान कौशल की व्याख्या करें। तो इसमें क्या बताया गया है? समस्या समाधान कौशल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का अर्थ है कि किसी चुनौती या बाधा को पहचानना, उसका विश्लेषण करना और प्रभावी समाधान योजना। इसमें तार्किक सोच, निर्णय लेने की क्षमता और रचनात्मक शामिल है। यह कौशल हमें कठिन परिस्थितियों में घबराने के बजाय धैर्य से सही रास्ता चुनने में मदद करता है। तो आप लोगों को ये जो है नीचे का सेक्शन सी के आप लोगों को 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक आप लोगों ने अगर बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहाँ से आप लोग पूरी प्लेलिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।